माननीय डॉक्टर विधिबेन आयुर्वेदिक कॉलेज नडियाद, माननीय डॉक्टर रेणुबेन कृष्णन, माननीय डॉक्टर अंकित भाई, माननीय डॉक्टर श्री अश्विन भाई त्रिवेदी, माननीय डॉक्टर श्री संतोष जी અને માનનીય ડોક્ટર મુકુલ સર વડોદરા બોટનિકલ રૂમ, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે આપનું બધાનું. અને માનનીય આશીષભાઈ અને જિગ્નેશભાઈ કે જેમણે સતત ખેડૂતોની ઔષધીય પાકોની અને ગાય આધારિત ખેતીનું ચિંતન કર્યું છે, અમને તમારી વચ્ચે જે સંવાદ કરવા માટે મોકો મળ્યો આપના બંનેને લીધે મળ્યો છે. ખૂબ ધન્યવાદ. અને ખાસ તો જેમને લઈને અમે બધા અહીંયા છીએ, તો આપ ખેડૂત મિત્રો, આયુર્વેદાચાર્યો અને ફાર્મસીમાં જોડાયેલા બધાએ બંધુઓને મારા હૃદયપૂર્વક આમંત્રણને આવીને આવ્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વંદે માતરમ, વંદે ગૌ માતરમ, જય ધન્વંતરી. હું થોડીક વાતો પીપીટી સાથે કરવા માંગીશ કે આપણે આયુર્વેદિક ઔષધિનો થોડોક અમે પણ પ્રયત્ન કરીએ છીએ અહીંયા. તો ગાય આધારિત જંગલો હતા, ગાય આધારિત ખેતી હતી, ગૌ આધારિત ગૌચરો હતા. આપણે બધા ગુજરાતી છે કે હિન્દી વાળો ગુજરાતી છે. अच्छा, गुजराती कितना नहीं जानता? गुजराती कितने लोग नहीं जानते? तो हिंदी चलेगा सबको, तो उनको अनुकूल हो जाएगा. हिंदी नहीं समझे इवन के जो 2 वस्तु रिपीट कर देशो આપણે ગુજરાતીમાં હૃદય મોટું હોય છે એટલે પ્રયત્ન કરીશું. मैं उतना ही कहूंगा कि पूरा भारत हजारों साल गौ आधारित श्रेष्ठ रहा, और उसमें भी आयुर्वेद के अंदर भी जब से गौ दूर गई, वेदों में स्पष्ट वर्णन है, जैसी गौ माता की स्थिति वैसी हमारी स्थिति. जैसी गौ माता हमारे से दूर गई वैसा ही परिणाम दबने लगा सब विषय में, चाहे खेती का विषय हो, चाहे आयुर्वेद का विषय हो, जंगल की औषधि हो, खेती की औषधि हो. क्योंकि हमने पहले 18 साल पहले ये कार्य शुरू किया. मेरे गुरुदेव जी हिमालय रहते थे गुफा में. उनका स्पष्ट बात था कि गौ माता और किसान और धरती माता दुखी रहेगी तो देश खुश नहीं रहेगा. तो 18 साल पहले यहाँ पे आके प्रयोग शुरू किए. कोई भी चीज हवा में बात नहीं करना, वैसा हम स्पष्ट मानते हैं कि कोई भी चीज वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, आर्थिक और प्राकृतिक, ये सारे पक्षों को एनालिसिस करना और फिर हमारे मुंह से कोई शब्द निकलना, तो हवाबाजी नहीं करना. तो स्पष्ट, तो जैसे हम लोग ने गोबर का एनालिसिस कराया, तो गोबर को मतलब गौमय वस्ते लक्ष्मी बोलते हैं. गौमूत्र का एनालिसिस करवाया, गौमूत्र को महाऔषधि कहते हैं. अच्छी अच्छी मतलब जहरीली औषधि भी गौमूत्र में शोधन करके कैसी हो जाती है वो मुझे विषय रखने की जरूरत नहीं है, सभी आयुर्वेदाचार्य ही जाता है. तो हमने 300 गायों के गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस कराया. 5100 कंपाउंड निकले, 5100 कंपाउंड निकले जो विश्व में किसी भी एक चीज के अंदर नहीं. उसके अंदर कॉपर भी निकला, मैंगनीज भी निकला, जिंक भी निकला, स्टीरॉयड भी निकला, सल्फर भी निकला. जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन के कंटेंट है वो सारे कुदरती में निकले, उसी स्वरूप में निकले. उसका एंटीऑक्सीडेंट भी अभ्यास करवाया, उसका पीएच भी 8.5+ है, तो अल्कलाइन करता है बॉडी. तो सारा चीज हमने डिटेल में करते 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 गया. फिर देखा कि नहीं, महाऔषधि है. फिर उसका आयुर्वेदिक पक्ष. अभी उसी को हमने खेती के संग जोड़ा कि भाई सब लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती, केमिकल खेती, हम बोलते हैं गौ आधारित खेती. उसका कारण है कि सिक्किम 30 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, उत्पादन आधा हो गया फिर केमिकल के सामने. नहीं तो उसका कार्बन की लैंग्वेज बताते सब, 1% कार्बन है वहां पे, सब खेती अच्छी हो जाती. तो सिक्किम क्यों डाउन गया? हमने वनस्पति के कचरों का अभ्यास कराया, उसको भी कार्बन बोलते हैं आज का साइंस. भैंस के गोबर को भी कार्बन बोलेंगे और देशी गाय के गोबर को भी कार्बन बोलेंगे. तो वनस्पति के कचरे में 50 कंपाउंड है, विदेशी गाय में अलग है. लेकिन देशी गाय के गोबर में 1200 कंपाउंड निकले जो किसी के मल में नहीं है दुनिया में. तो 1200 कंपाउंड वाला कार्बन और 20-25 कंपाउंड वाला कार्बन जो वनस्पति के कचरे का पड़ा है, उसमें फर्क आएगा कि नहीं आएगा? वो 1200 और 5100 कंपाउंड खाकर के जो पौधा पका है, जो औषधि पकी है, उसकी तुलना कोई केमिकल से हो सकती है क्या? कभी भी नहीं हो सकती. हमने अभ्यास किया है और जबरदस्त परिणाम है. जैसे हल्दी की बात मैं शुरुआत करूंगा. हल्दी के अंदर मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड कर्क्यूमिन है. तो कर्क्यूमिन का हमने पहली सीजन में ही महाराष्ट्र में प्रयोग करवाया. गवर्नमेंट की रिसर्च करी हुई वैरायटी थी. 3.5 कर्क्यूमिन आता था उसमें, 3 से लेके मैक्सिमम बोले 4 तक जाएगा बेस्ट प्रोटोकॉल पे.
उसी हल्दी को हमारी खेती की पद्धति से कहे पार्ट, हम हमेशा बोलते हैं कि आपके पास 10 एकड़ जमीन है ना, आधे एकड़ में या पाव एकड़ में करके देखो, परिणाम देखो फिर मानना। तो वहां पे एक हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट ने पूरा डाटा के साथ काम किया कि एक पार्ट में किया, एक में नहीं किया, दोनों की कंट्रोल प्रयोग ले लिए। जैसे क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन के अंदर होता है, वैसे सेम कंट्रोल प्रयोग खेती के अंदर होता है। तो किया, तो जो 3.5 वाला कर्क्यूमिन था उसके सामने हल्दी का पहली सीजन में ही उत्पादन डबल हो गया। दूसरा, कर्क्यूमिन चला गया सीधा 5.5, बाजू में 3.5 ही था। तो क्या मेडिसिनल वैल्यू बदल गई, उत्पादन डबल हो गया, उनका मुनाफा ज्यादा हो गया, 3 लाख पर एकड़ प्रॉफिट हो गया। वो किसान जमीन और गाय बेचेगा क्या? औषधि कितनी अच्छी मिलेगी। तो पहले हर जंगल में गाय घूमती थी, वहां पे गोबर गिरता था, गौमूत्र गिरता था, और फिर जो औषधि आती थी वो अतुलनीय होती थी। अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया, अंग्रेज जब भारत में आए उसके बाद में कुछ समय के अंदर ही उन्होंने जंगल के अंदर गाय का बैन कर दिया था, और जंगल के अंदर गाय का एंट्री नहीं। तो फिर जो अच्छा न्यूट्रिशन जो जाता था वो बंद हो गया। जंगल के अंदर अभी क्या स्थिति, कोई पत्ते गिरे जो अपने आप जो चला वो जंगल चला, उसको हम शोषण कर रहे। और दुर्भाग्य ये रहा देश का कि आजादी के बाद काले अंग्रेजों ने भी अभी तक ये कानून चालू है। तो पहले गाय जंगल में जाती थी, वनस्पति खाती थी, उसके औषधि के पत्ते गिरते थे वो भी खाती थी, उनके बीज खाती थी, और उसके गोबर गौमूत्र में सब निकल के वापस वो न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में होकर जाता था। उसी के गोबर में उसके बीज जाकर के वो औषधि वापस बहुत ही ताकत वाली होकर के बीज को संवर्धित होकर के आती थी। वो सारी चेन हमने तोड़ दी है। तो ये मैं बहुत कम समय की मर्यादा में मुझे सब कुछ बताना है कि खेती कैसे करनी, इसका ऐसे कैसे चलाना। तो मैं माननीय सभी प्रोफेसर गण का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद कहूँगा कि बहुत विपरीत परिस्थिति में आप सभी आयुर्वेद का कार्य कर रहे हैं, नडियाद आयुर्वेदिक के विभाग से। तो मैं हम लोग मिलकर बहुत कार्य करना चाहेंगे, और मैं अभी आयुष विभाग दिल्ली में गाजियाबाद में भी ये बात रख के आया हूँ। तो शायद अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नडियाद यूनिवर्सिटी या कहीं पर भी आप मिलके, हम जो बोल रहे हल्दी से लेकर के सब औषधि का कंट्रोल प्रयोग करके उसके नए स्टैंडर्ड स्थापित कर सकते हैं, नई गुणवत्ता पे लेकर के जा सकते हैं। हम मतलब एक एक चीज को नैनो फॉर्म में लेकर के जाना है। तो नैनो फॉर्म में लेकर के हम आज के स्वरूप में लेकर के गए तो आयुर्वेद तुरंत अच्छे से स्वीकार्य हो जाएगा। जैसे हम गौशाला बोलते हैं कि गाय रखना, इस वजह से कितने लोग आयुर्वेदाचार्य हैं और कितने किसान हैं जो औषधि की खेती करते हैं, ठीक है, कितने लोग करना चाहते हैं औषधि की। तो मुझे विषय रखने का भी ग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए, इसीलिए मैं पूछा। देखिए हमारी गौशाला है, गौ माता रखनी तो सुखपूर्वक रखनी। अभी जो खेती करना चाह रहे वो सबसे ज्यादा है, तो आपके लिए गाय जरूरी होगी, तो गाय को सुखपूर्वक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी गौशाला है, हम यहाँ बैठे हुए अभी ये गुरुकुल में। दक्षिण से उत्तर 8 महीना हवा आती है, जो काम की हवा है, जो दक्षिण से उत्तर चलती, गर्मी और बारिश की सीजन, हमने कोई कंस्ट्रक्शन वहां नहीं किया। उत्तर से दक्षिण 4 महीना चलती है, जो डायरेक्ट ठंड की हवा, जो गोडाउन हमने यहाँ बनाया, ऑफिस यहाँ बनाया। सूर्योदय यहाँ से होगा तो अंदर तक किरणें लग जाएगी, सूर्यास्त यहाँ से होगा अंदर तक किरणें लग जाएगी, तो एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा वातावरण। सूर्य किरण से कोई भी बड़ा एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल नहीं है, तो सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा, तो गाय तंदुरुस्त रहेगी। तो हमने गौशाला में पिछले 9 साल से कोई वैक्सीन नहीं दिया है गौ माता, ठीक है। उससे पहले भी कुछ गाय को ही देते थे, दिया ही नहीं। लंपी में इतनी हजारों नहीं लाखों गाय मरी दोनों राज्यों में मिलकर, यहाँ पे सिंगल डेथ नहीं है। दुनिया में 3 बच्चे की एवरेज है, भारत में 5 बच्चे की, इधर 18 बच्चे और 15 बच्चे देने के बाद भी पीक पे 20 लीटर जाने वाली गौ माताएं है। ये आयुर्वेद का और गौ आधारित चारे और उसका अभ्यास का ये रिजल्ट है। तो इस प्रकार की डिजाइन की जगह पे मैं ऐसा डिजाइन रखूंगा तो 12 महीना अंदर ह्यूमिडिटी रहेगी, नमी रहेगी, बैक्टीरियल बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे। तो हमें इसके लिए अलग से खर्चा नहीं करना है, कैसे रखना वही इंपॉर्टेंट है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तर में गोडाउन नहीं होता है, दक्षिण में होता है। सब लोग बोलेंगे ऐसे ही रखो, मैं स्पष्टता इसीलिए हर बार करता हूँ, तो उसमें नहीं जाना। इधर गोडाउन रख दिया, 8 महीना काम की हवा रुक जाएगी, गाय परेशान हो जाएगी। तो वास्तुशास्त्र में लिखा है घर का कितना भी बिगड़ेल वास्तु हो, गाय खड़ी हो जाए सब ठीक हो जाए, इसके बीच में वो नहीं लाना, ठीक है। दूसरा कि आपका घर का भी इवन बिगड़ा हुआ वास्तु, आज आयुर्वेद की बात हम कर रहे हैं, तो कोई डरावे ना तो डर नहीं जाना। नया घर बनाते तो जरूर वास्तुशास्त्र का अपना विज्ञान है, उसका ऊर्जा का विज्ञान है, हवा पानी का विज्ञान है, उसको जरूर पालन करना। लेकिन घर बन चुका है उसमें कोई डरा है तो डरना नहीं, सीता अशोक लगा दीजिए, वास्तु न्यूट्रल हो जाएगा।
सीता अशोक के आजू बाजू रहने से भी आपके मन की स्थिति पूरी बदल जाती है। महिलाओं के लगते प्रश्न है उसके परिक्रमा, उसके नीचे बैठने से भी काफी समाधान हो जाते हैं। और सीता अशोक यहाँ पे सब लोग आशोपालों को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे सीता अशोक ये लगा हुआ है, वो है, आप जाकर के देख लेंगे अभी जब भोजन के लिए जाएंगे। तो सीता अशोक यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए, बहुत मुश्किल से डेवलप होता है। तो उसकी छाल निकालना का बहुत बड़ा गुण होता है, लेकिन छाल निकाले बिना उसके बाजू में बैठने से भी उसका गुण होता है, उसके फूलों से भी होता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पेड़ है। तो बहुत मुश्किल से, इसलिए छाल की जगह पे हो सके तो उसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए 8.5 महीने का बच्चा दूध पी रहा है, आप साइज देखो जरा।